हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस क्लास में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम बताने वाले हैं ये आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से आ सकते हैं और कब कब पूछे गए हैं, इन सभी बातों की जानकारी आज की इस क्लास में मिलेगी। और साथ ही साथ ये दोनों क्वेश्चन जो आज हम आपको एक्सरसाइज 9.1 के बताने वाले हैं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से आपका 15 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा टफ है और 16 क्वेश्चन नंबर तो आसान है, लेकिन ये 16 वाला क्वेश्चन नंबर आपके एग्ज़ाम में हमेशा 6 नंबर का पूछा जाता है। और जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो तो माशाल्लाह है ही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इन सभी बातों की जानकारी इस क्लास में आपको आज मिलने वाली है। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपको 4 पार्ट दे दिए हैं, टोटल 9.1 एक्सरसाइज के छोटे छोटे पार्ट हैं, 30 मिनट, 50 मिनट, ऐसे 40 मिनट ऐसे आपको मिलते गए हैं। तो 4 पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है किसी भी बच्चे को फ़िलहाल। तो इस क्लास में फिर हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 किस तरीके से किया जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद बिंदु तक जाता है। मतलब कोई एक सीधा राजमार्ग है, वो एक मीनार के एक पाद बिंदु तक जाता है। मतलब क्या हुआ कि एक कोई सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग का मतलब क्या होता है कि सीधा कोई नेशनल हाईवे है, वो नेशनल हाईवे कहाँ तक जाता है, किसी मीनार के पाद तक जाता है। इसका मतलब ये मीनार हो गई और ये एक सीधा राजमार्ग हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी बात, ये मीनार हो गई तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या हो गई, मेरी मीनार हो गई। उसके बाद पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है मीनार के शिखर पर एक आदमी, मीनार के शिखर पर मतलब वो ऊपर से देखेगा, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर खड़ा हुआ आदमी नीचे देखता है। तो ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। मतलब क्या है कि इस प्रकार देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर, मतलब कार उधर से इधर की ओर आ रही है। उसके बाद 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। हमने आपको बताया था कि यदि आप किसी बिल्डिंग के पास जाएंगे तो आपका जो नीचे से कोण होगा वो बढ़ता जाएगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसका मतलब ये कार इधर से इधर जा रही है। क्लियर हो गए। और उन्होंने कहा भी है कि ये कार मीनार के पाद की बिंदु की ओर बढ़ रही है। फिर उसके बाद लिखा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब 6 सेकंड बाद कोण 30 से 60 डिग्री हुआ था और ये पूछा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। लिखा है एक सीधा राजमार्ग, तो सीधा राजमार्ग हो गया, ये मीनार हो गई। मीनार के शिखर पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब नीचे देखता है किसी कार को तो उसकी आंखों से जो कोण बनता है वो कितना बनता है, आपने कहा 30 डिग्री बनता है। और उसके बाद ये आपका बन गया यहाँ से यहाँ तक जेड, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि वो एकांतर कोण है। जेड पे बने हुए कोण बराबर होते हैं, ऐसा हमने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर ऐसे जेड बन रहा है तो एकांतर कोण होगा वो बराबर होंगे। उसके बाद ये कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। अब कार मेरी कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो हमने मान लिया कि ये मेरी कार की जो इनिशियल पोजीशन है वो हमने मान ली यहाँ पर है, कार यहाँ पर। अब कार चलना शुरू करती है और 6 सेकंड बाद कार पहुँच जाती है यहाँ पर, मान लिया हमने। अब वो वाला जो व्यक्ति खड़ा है वहाँ पर, वो देखता है ऊपर से कि जो कार के शिखर का जो कोण था, मतलब ये वाला जो कोण इतना बन गया है वो कितना हो गया, 60 डिग्री। मतलब ये बना जेड तो ये वाला कोण भी कितना हो गया, 60 डिग्री। लेकिन कार को ए से इस बी बिंदु तक पहुंचने में 6 सेकंड लगता है। अब उसने आगे क्या कहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे पूछ रहा है
हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा ये बिंदु जहाँ पर कार आ चुकी है, यहाँ से यहाँ आने में तो उसको 6 सेकंड लगते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना और समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसे A मान चुके हैं, इसे B मान चुके हैं, इसे C मान चुके हैं, तो इसे हमने D मान लिया। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हम सबसे पहले जो मुझे दिया है उसे लिख लेते हैं। हमें जो दिया है वो क्या दिया है, A से B तक जाने में लगा समय, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में, A से B तक जाने में लगा समय। बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगा समय, हम लोग इसमें क्या करते हैं, A से B तक जाने में लगा समय क्या हमने मान लिया, कितना दिया है, कितना आपको दिया है, 6 सेकंड लगते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमको A से B तक जाने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 6 सेकंड लगता है। अगर हम लोग ये निकाल ले जाएं कि A से लेकर B तक कितनी दूरी है और B से लेकर C तक कितनी दूरी है। मान लीजिए आपने कहा, मान लिया कि A से लेकर B तक 100 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर A से लेकर B तक 100 किलोमीटर दूरी है और B से लेकर C तक भी 100 किलोमीटर दूरी आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको 6 ही सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर इसकी दूरी 100 है और इसकी दूरी अगर 50 आ जाए, तो इसका मतलब हमको आधा समय लगेगा, मतलब हमको 3 सेकंड लगेंगे। मतलब हम लोग क्या करें, AB और BC के बीच में कोई रिलेशन फाइंड कर लें। ये देख लें कि हमारी AB की दूरी कितनी है और ये देख लें कि हमारी BC की दूरी कितनी है। खतरनाक क्वेश्चन है, इसलिए बहुत आराम से इसको लगाना है। हमने कहा ना कि A से लेकर B तक दूरी देख लो और B से लेकर C तक दूरी देख लो और रिलेशन निकाल लो। अगर AB का लगा समय पता है तो BC का लगा समय भी हमको पता हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको आसान वाला बताएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, देखिए लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ से हल करते हैं और लिखते हैं त्रिभुज DBC या BCD लिख सकते हैं आप। त्रिभुज हम DBC में अगर आप देखें तो tan थीटा बराबर आप लिखेंगे कि DC, मतलब ये DC हो गया, DC बटे क्या BC हो गया। तो थीटा की वैल्यू आप देखेंगे कितनी दी है, 60 डिग्री, बराबर कितना हो गया, DC बटे BC हो गया। अब हमने यहाँ से BC निकालने की कोशिश की है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो BC निकाला तो हम इसको tan 60 का मान लिखेंगे जो कि होता है √3 और ये हो गया DC बटे BC। मुझे कुछ नहीं पता है कि मीनार कितनी बड़ी है, कौन कितना बड़ा है, मुझे कुछ नहीं पता। तो अब इसको इससे करते हैं गुणा और DC को करेंगे नीचे 1 से गुणा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम DC बराबर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, √3 BC निकाल सकते हैं कि √3 BC होगा। इस तरीके से हमने मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली कि अगर इस आधार को √3 से गुणा कर दिया जाए तो हमारा मीनार की ऊंचाई पता होगी। लेकिन हमें मीनार की ऊंचाई नहीं पूछी है, हमें कुछ और पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब हम लोग क्या करें, त्रिभुज, अब हम लोग DA और C में चले, मतलब बड़े वाले त्रिभुज में चले। कहाँ चले, त्रिभुज DA और C में चले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस वाले त्रिभुज में हम लोग चलेंगे तो क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे tan 30 = DC बटे AC। ये तो लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, tan 30 = DC बटे क्या लिखेंगे, A से लेकर C तक लिखेंगे, यही लिखा जाएगा। लेकिन tan 30 को अभी पड़ा रहने दीजिए, tan 30 ही, और उसके बाद DC की वैल्यू तो हमें पता है लेकिन अभी रखेंगे नहीं। उसके बाद जो AC है वो कितना है, AB है, AB लिखा, और उसके बाद प्लस BC है, मतलब DC जो मेरी AC है वो 2 खंड हैं, AB प्लस BC। इतनी बात समझ में आई ना। उसके बाद क्या करें, tan 30 लिखा है, इसकी वैल्यू को पुट करें और उसके बाद देखिए DC लिखा, DC की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी है, √3 BC है, और नीचे हो गया AB और प्लस में BC हो गया। अब मैंने कहा था ना कि अगर AB और BC के बीच में रिलेशन हमको पता चल जाए, AB और BC के बीच में रिलेशन, कुछ वही आने वाला है। देखिए क्या करते हैं, इसको करते हैं इससे गुणा, तो इसमें मिलेगा हमको √3 और √3 का गुणा 3 हो जाएगा, मतलब 3 BC बराबर क्या होगा, इसको इससे गुणा करते हैं तो AB और प्लस का क्या हो जाएगा, BC। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप पहले इसको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसे हम लिखते हैं। उसके बाद ये हो गया मेरा, इधर बचेगा AB और इस BC को लाते हैं इधर, तो मतलब 3 BC माइनस का ये हो गया BC। अब इसको घटा दिया तो ये बचा 2 BC और बराबर कितना,
ए बी। क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने ए बी और बी सी के बीच में एक रिलेशन फाइंड कर लिया। अब देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर ये इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय लगाकर करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। मैंने क्या किया है, रिलेशन फाइंड कर लिया है कि ए बी और बी सी के बीच में क्या रिलेशन है। ये पता चला है कि जो ए बी की दूरी है ना वो बी सी की, देखिए अगर ध्यान से इसको देखें, अगर हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, ए बी बटे कितना लिखेंगे 2। इसका मतलब जो ए बी होता है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं तो और थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप बी सी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, ए बी बटे कितना आएगा 2। इसका मतलब जो BC का जो दूरी है, BC की डिस्टेंस है वो पूरी AB की आधी है। मैंने कहा था कि अगर यहाँ से यहाँ तक 100 है, हमने माना, तो यहाँ से यहाँ तक अब कितनी आई है 50। इसका मतलब जो समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है उसका आधा समय हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। समझ में आगे बात? अगर ये 150 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है तो ये 100 है और ये 50 है। अब लेकिन लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, हम लिखें कि AB, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में लगा समय, जाने में क्या लगा समय, कितना लगता है समय, हमको लगता है 6 सेकेंड। और जो मेरी बी सी है वो तो आधी है, तो इसका मतलब अगर हम लोग ए बी की आधी दूरी करें, इसका मतलब ए से बी की आधी दूरी का मतलब क्या, बी सी, ठीक है, बी से सी है ना, यहाँ लिख सकते हैं बी से सी तक जाने में लगा समय, तक जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, बराबर जो पहले समय लगा था उसका आधा हो जाएगा। इसका मतलब कितना होगा, 3 सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी से सी तक कितना समय लगता है हम लोगों को, समय लगता है हम लोगों को 3 सेकेंड। कितना लगता है, 3 सेकेंड। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आपने कर लिया है। देखिए मैंने क्या किया, पहले ए बी और बी सी के बीच में रिलेशन निकाला। हमने ये निकाला कि जो बी सी की दूरी है वो ए बी की आधी है। इसका मतलब जो ए बी को समय लगेगा उसका आधा समय बी सी को लगेगा। बस यही क्वेश्चन था। तो इस तरीके से कितना समय लगा हम लोगों को, 3 सेकंड लगा। अगर आपने अभी इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15 था। अब इसके बाद हम किस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है आप लोग अपनी बुक में देखें। जैसे ही बोर्ड को साफ करते हैं और साफ़ करने के बाद देखिए मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम, क्योंकि गला मेरा सही नहीं हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इतना बोलें कि थोड़ा सा सही हो जाए। तो क्या करते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। इस पूरक कोण को अपनी बुक में कर लीजिएगा अंडरलाइन। फिर लिखा है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब पीछे कोई आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर 6 मीटर आएगा। तो हमें क्या करना है, लिखते हैं, देखते हैं। और इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को हम रीड करना चाहें तो लिखा हुआ है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary. प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। मतलब ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। कौन से एंगल कम्प्लीमेंट्री हैं, क्या है, डायग्राम बनाकर सीखते हैं। तो देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है, एक मीनार के आधार से, तो एक कोई हमारे पास मीनार है और इस मीनार का कहीं ना कहीं आधार है, ये आधार हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है कि एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं। मतलब यहाँ से बढ़े तो हम लोगों को मिला एक बिंदु जो 4 मीटर पर है। फिर उसके बाद अब यहाँ से 9 नहीं बढ़ना है मुझे, यहीं से 9 फिर से आना है चलकर। तो यहाँ से फिर से 9 चलकर आए तो यहाँ पर हमको बिंदु एक मिला जो हमारा ए बिंदु है और दूसरा वाला हमारा बी बिंदु है, ऐसा हमने मान लिया। फिर इसे हमने सी मान लिया और इसे डी मान लिया। क्वेश्चन में उसने कहा था कि मीनार के आधार से चलने पर जो एक बिंदु मिलता है वो 4 मीटर पे होगा।
जो दूसरा बिंदु यहाँ से यहाँ तक चलने पे मिलता है वो टोटल 9 मीटर मिलेगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब उसके बाद हमने इनको मिला दिया। जब यहाँ से एक कोण बनता है और एक कोण यहाँ बनता है, लेकिन इन कोणों के मान नहीं दिए गए हैं। इनको कहा गया है कि ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं। और पूरक कोण क्या होते हैं? दो ऐसे एंगल जिनको आपस में जोड़ने पर 90 डिग्री का आंसर आए उनको कहते हैं पूरक कोण। इतनी चीज़ क्लियर समझ में आ गई। तो हमने मान लिया कि मेरा एक कोण थीटा है और दूसरा कोण 90 माइनस थीटा है। देखिए समझ गई बात ये आप लोग कि एक कोण हमने थीटा माना और दूसरा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को आपस में आप जोड़ दें तो उत्तर कितना आएगा? 90 ही आएगा। इसका मतलब अगर मेरा कोण, ये वाला कोण हमने इसको थीटा मान लिया तो ये कितना बचेगा? अगर मान लो हमने कहा ये 40 है तो आप ये कितना बचेगा? 50 बचेगा। लेकिन हम कहें नहीं ये थीटा है तो आप कहेंगे ये थीटा जो है वो हो गया थीटा, तो 90 में से घटा देंगे थीटा को। तो इसका मतलब ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया। देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बस यही इंपॉर्टेंट बात थी और इसमें कुछ नहीं कठिन है। अब क्या करें? अब हम लोग त्रिभुज सी ए और डी में चले तो हमको एक रिलेशन मिलेगा। फिर अगर त्रिभुज सी बी और डी में चले तो हमको एक रिलेशन मिलेगा। फिर इन दोनों रिलेशनों से हम लोग थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। लेकिन थीटा क्या हमसे पूछा गया? नहीं, हमसे तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। तो मीनार की ऊंचाई को हम लोग कितना मान लें? मीनार की ऊंचाई को हम लोग मान लें कि मीनार हमारी h मीटर है और मीनार को सिद्ध करना कितना का है? 6 मीटर। तो चलिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि माना दो पूरक कोण कौन कौन से हैं? माना दो पूरक कोण थीटा व 90 माइनस थीटा हैं तथा मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की जो ऊंचाई है उसको हमने मान लिया कितना? h मीटर। कितना मान लिया? h मीटर है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। माना दो पूरक कोण थीटा व 90 माइनस थीटा है तथा मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब हमने लिखा त्रिभुज सी ए और डी में। किसमें? सी ए और डी में। अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा सा कठिन जरूर होगा आपके लिए। अब त्रिभुज सी ए डी में करें, अगर कुछ बच्चों को आता भी होगा, सब लोग आगे आगे बोलेंगे, तो सी ए डी क्या होगा? tan लिखते हैं हम लोग और थीटा इस बार दिया है 90 माइनस थीटा, तो हमने लिखा tan 90 माइनस थीटा। उसके बाद बराबर लगाया और ये हो गया सी डी और सी डी बटे क्या? ए डी लिखा। लेकिन सी डी की जो वैल्यू है वो हमने h मान रखी है और ए सी की जो वैल्यू है, सॉरी ए डी की जो वैल्यू है वो कितनी मान रखी है? हम लोगों ने 4 मान रखी है। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा, आपने पढ़ा है कि जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो cot थीटा होता है। इसका मतलब इसको हम लोग cot थीटा लिखेंगे। उसके बाद अब आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर लिखिए तथा त्रिभुज, अब बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे हम लोग सी बी और डी में। त्रिभुज सी बी और डी में, तो इस तरीके से सी बी डी में हम लोग इसको चलेंगे लेकर। फिर देखिए बहुत ध्यान से, अब सी बी और डी हो गया। अब लिखेंगे हम लोग tan और ये हो गया आपका थीटा और ये हो गया आपका लंब जिसको सी डी लिखेंगे। आधार कितना हो गया? बी से लेकर डी तक हो गया, जो 9 दिया हुआ है। चुपचाप इसको नोट कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे बी डी। तो बी डी लिखा। क्या इस बी डी को बी ए प्लस ए डी लिखना सही होगा? नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि हमें बी डी की वैल्यू तो पता है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब tan थीटा को हमने tan थीटा ही लिखा। उसके बाद आपको पता है कि सी डी को हमने h मान रखा है और जो बी डी की वैल्यू है वो 9 है। इसे समीकरण नंबर क्या मान लिया? 2। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है किसकी वैल्यू? हमें वैल्यू निकालनी है h की, मतलब मीनार की ऊंचाई की। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करते हैं दोनों समीकरणों का गुणा, समीकरण 1 व 2 से। अब बात यह है कि गुणा ही क्यों किया जाए, बताते हैं। पहले गुणा करते हैं। तो पहले लिखा हमने cot थीटा। अब गुणा कैसे होता है? देखो, इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष एक तरफ, इसका दायां पक्ष उसका दायां पक्ष एक तरफ और आपस में गुणे का चिन्ह। समझ में आ गई बात? ऐसे ही गुणा होता है। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा cot थीटा, तो लिखा हमने cot थीटा, ब्लैक से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और उसके बाद ये tan थीटा और उसके बाद उधर आप देख रहे हैं कि h/4 लिखा है, तो हमने लिखा h/4 और गुणे में फिर क्या है? h/9 लिखा है। समझ में आ गई बात? बाएं का गुणा बाएं तरफ, दाएं का गुणा दाएं तरफ। उसके बाद cot को आप चेंज करके लिख सकते हैं 1/2
tan थीटा और इस tan थीटा को पड़ा रहने दीजिए। फिर उसके बाद ये हो गया h को h से गुणा किया तो h स्क्वायर और 4 को 9 से किया तो हो गया 36। अब ये tan से tan ना उड़ गया तो कितना बचा, 1 बचा और उसके बाद ये h स्क्वायर अपॉन 36। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। इसको कर दो नीचे से गुणा, मतलब ये हो गया h स्क्वायर और 36 को कर दो 1 से तो ये हो गया 36। अब आपको पता है कि जो h स्क्वायर लिखा हुआ है अगर ये अंडर रूट उधर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ हो जाएगा। अब 36 का मान कितना होता है, 6 होता है। तो अब यह प्लस माइनस 6 आया, लेकिन क्या मीनार की ऊंचाई माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो हम लोग लिख देंगे अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है मीनार की ऊंचाई आपकी कितने, 6 मीटर है। ये तो पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया था, तो हम लोग क्या लिख देंगे, तुरंत साइन मार देंगे कि भैया हमने प्रूफ कर दिया है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आवाज़ में ज़रूर प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी ये क्लास जो 2 क्वेश्चन वाली थी ये आपको समझ में आ गई होगी। एक मौका और हम आप लोगों को देते हैं, एग्ज़ाम्पल मुझे सेंड कर दीजिए। जिन लोगों ने सेंड कर दिया है मैंने अब नोट कर लिया है कि हाँ ये एग्ज़ाम्पल्स आपको बताने हैं। तो कल है संडे और संडे के दिन मचाना है धमाल। पूरे जितने एग्ज़ाम्पल हैं उन सभी की क्लास एक साथ हम लेंगे, सारे एग्ज़ाम्पल आपको बताएंगे, लेकिन जो आप मुझे सेंड करेंगे वो। तो चलिए फिर क्लास को करते हैं हम अपनी समाप्त। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे आपके, और आपने अगर साइंस की क्लास नहीं देखी है तो साइंस की क्लास भी आप हमारी देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक वीडियो अभी इस क्लास का और आएगा जिसमें आप लोगों को एग्ज़ाम्पल बताए जाएंगे। तो चलिए धन्यवाद, बहुत मेहनत करें आप लोग और खूब अच्छे अच्छे नंबर लेके आएँ। मेरा सपोर्ट और मेरी विशेष आप सभी के साथ हमेशा है।